देहरादून के दशहरा मेले से 27 अक्टूबर 2001 को रात के 7 बजे एक औरत संजना तिवारी की बेटी अदिति को किडनैप कर लेती है और इस किडनैपर को अदिति को ले जाते हुए एक छोटा बच्चा जिसका नाम युग आर्या था वो देख लेता है। इस किडनैपिंग के कुछ दिन बाद 3 नवंबर 2001 को गंगा नदी में एक नाव वाले को अदिति की लाश मिलती है। अदिति के खून के 15 साल बाद भी पुलिस उसके खूनी का पता नहीं लगा पाई थी। अदिति की मां संजना इन 15 सालों में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी। 24 अक्टूबर 2016 जब उन्हें पता चलता है कि सरकार 15 साल पुराने अनसॉल्व्ड क्रिमिनल केसेस को बंद करने के लिए 3 दिन बाद एक कानून पास कर रही है, वो सड़क पर एक रैली निकालती है और देहरादून पुलिस मुख्यालय के बाहर आमरण अनशन करने की बात मीडिया के सामने कहती है, जब तक कि सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती। इस रैली में उनका साथ देने युग आर्य भी आया होता है। ये वही छोटा बच्चा था जिसने एक औरत को अदिति को ले जाते हुए देखा था। वो अब एक इंस्पेक्टर बन चुका था जो संजना जी की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा था। अगले दिन संजना जी के साथ रैली में खड़े होने के लिए युग को उसके सीनियर्स डीएसपी वमिका रावत और सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह डांटने लगते हैं, ये कहते हुए कि इससे पुलिस की छवि खराब होती है। लेकिन उल्टा युग उनको जवाब देते हुए कहता है, संजना जी 15 सालों से पुलिस मुख्यालय के चक्कर लगा रही है इस आस से कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब कुछ दिनों में उनकी बेटी का केस बंद हो जाएगा। पुलिस का इस केस को सॉल्व न कर पाना क्या ये पुलिस की छवि खराब नहीं करता? ये कहकर वो चला जाता है और जैसे ही बाहर आता है उसे 15 साल पहले 3 नवंबर 2001 का वो पल याद आता है जब वो बच्चे के रूप में इस मुख्यालय में पहुंचा था। टीवी में जब छोटा युग ये खबर सुनता है कि अदिति को किडनैप करने वाला आदमी है तो वो पुलिस मुख्यालय पहुंच जाता है ये बात पुलिस को बताने कि अदिति को ले जाने वाला आदमी नहीं औरत है जो उसने एक कागज के पर्चे पर लिखी थी। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और उल्टा एक पुलिस वाला उसे डांट कर वहां से भगा देता है, जिस दौरान वो इंस्पेक्टर शौर्य अंतवाल से टकरा जाता है और उसका लिखा हुआ वो पर्चा शौर्य के पास गलती से चला जाता है। 15 साल पहले जब अदिति का किडनैप हुआ, इंस्पेक्टर शौर्य को यह किडनैपिंग का केस संभालने का काम दिया जाता है। 3 नवंबर 2001 को अपने सीनियर आईजी समीर भाटिया और बाकी पुलिस टीम को केस के बारे में ब्रीफ करते हुए शौर्य बताते हैं कि किडनैपर ने 5 लाख की फिरौती की रकम अदिति के माता पिता से मांगी। फिरौती की रकम दे देने के बाद भी जब किडनैपर ने अदिति को वापस नहीं लौटाया तो उसके माता पिता ने पुलिस में इस किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि फिरौती का कॉल जिस नंबर से आया था वो राघव नौटियाल का था जो देहरादून गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। ये लड़का भी 4 दिनों से गायब था। आईजी समीर शौर्य और बाकी पुलिस टीम पर गुस्सा होते हुए उन्हें जल्द से जल्द इस लड़के को ढूंढ निकालने के लिए कहते हैं। उसी वक्त एक पुलिस कांस्टेबल वहां आकर इन सभी को गंगा किनारे अदिति की डेड बॉडी मिलने की खबर बताता है। अपनी बेटी की लाश देख संजना बुरी तरह रोने लगती है और इंस्पेक्टर शौर्य को कोसने लगती है कि अगर वो सही वक्त पर उस राघव नाम के लड़के को पकड़ लेते तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। कुछ समय बाद शौर्य अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। अदिति को ना बचा पाने के कारण वो भी बहुत दुखी थे। तभी उन्हें अपने ऑफिस के टेबल पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था 3 नवंबर पंचाचोली टेक्सटाइल मिल्स। शौर्य तुरंत अपने कैलेंडर और अपने वॉकी टॉकी की तरफ देखते हैं। उसी पल वहां वमिका रावत पहुंचती है जो शौर्य की जूनियर थी और ये दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते थे। वमिका का ट्रांसफर हो गया था और वो शौर्य से मिलने आई थी। जब ये बात वो शौर्य को बताती है, शौर्य अदिति की मौत से तो दुखी थे ही, वमिका के ट्रांसफर से वो और दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो ये बात वमिका के सामने जाहिर नहीं करते और कहते हैं, बड़ा सही वक्त चुना तुमने यहां से जाने का। शायद वो इस केस में वमिका की मदद चाह रहे थे। फिर वो वमिका के कांधे पर हाथ रखते हैं और चले जाते हैं। वमिका भी उन्हें अपनी मन की बात कह नहीं पाती और बस उन्हें जाते हुए हसरत भरी आंखों से देखती रहती हैं। उधर आईजी समीर के ऑफिस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट उन्हें बताती है कि अदिति की सांस की नली में अल्काइल फिनॉल एथॉक्सिलेट केमिकल मिला जो एक डिटर्जेंट की तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और उसके लंग्स में भी कुछ नहीं था। वो डूबने से भी नहीं मरी, उसे गला घोट कर मारा गया है। इसके बाद जब आईजी समीर शौर्य से इस केस के मेन सस्पेक्ट राघव के बारे में पूछते हैं तो शौर्य उन्हें बताते हैं कि उनके मुताबिक राघव मेन सस्पेक्ट नहीं है क्योंकि वो एक अमीर बाप का इकलौता बेटा है। उसके अकाउंट में किडनैपिंग के समय 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, तो आखिर वो 5 लाख रुपए की फिरौती क्यों मांगेगा? उसके फोन से फिरौती के मैसेज के जाने के बाद उल्टा उसने 5 लाख रुपए अपने बैंक से निकाले और मोंटी तोमर नाम के आदमी को पहली और आखिरी बार कॉल किया जो कि ड्रग डीलर है।
आईजी समीर कहते हैं, अगर राघव दोषी नहीं है तो वो गायब क्यों है? शौर्य कहते हैं, जनाब हो सकता है वो समझ गया हो कि उसे फंसाया जा रहा है इसलिए। लेकिन आईजी समीर शौर्य की बात नहीं मानते और उसे चुपचाप राघव को पकड़ इस केस को क्लोज करने की बात कहते हैं। कुछ देर बाद शौर्य अपनी गाड़ी में बैठ जैसे ही गाड़ी की चाबी निकालते हैं, उन्हें छोटे युग का वो कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि अदिति को ले जाने वाला आदमी नहीं औरत है। शौर्य जानते थे कि ये केस इतना सीधा नहीं है और ये पढ़ उनका विश्वास और पक्का हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत सबसे पहले मोंटी तोमर को ढूंढ निकालते हैं और उससे राघव के बारे में पूछते हैं। तो मोंटी उन्हें बताता है कि राघव से नहीं, उसकी बात राघव के गर्लफ्रेंड से होती थी जिसका नाम उसे नहीं पता। वही उससे ड्रग्स खरीदती थी और वो राघव से सिर्फ एक ही बार मिला था जब उसने उसे पंचाचूले टेक्सटाइल मिल्स में अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट क्लोज करने के लिए बुलाया था। शौर्य को अपनी टेबल पर मिला वो नोट याद आता है जिसमें इसी मिल्स का नाम लिखा था। 25 अक्टूबर 2016 रात के 10:45 हो चुके थे। युग अभी भी पुलिस स्टेशन में था। वो अदिति के ऑटोप्सी रिपोर्ट को पढ़ रहा था जिसमें उसे भी अल्काल फिनॉल एथॉक्सिलेट केमिकल के बारे में पता चलता है। उधर शौर्य इस मिल में पहुंच जाते हैं जो कई साल पहले बंद हो चुकी थी और वो अंदर घुसकर इस मिल की छानबीन शुरू कर देते हैं। उधर पुलिस स्टेशन मुख्यालय में युग एकदम अपनी नींद से जागता है जब अचानक पूरे पुलिस स्टेशन की लाइट अजीब तरह से जलने बुझने लगती है और फिर बंद हो जाती है। उधर शौर्य को मिल में छानबीन के दौरान किसी के एकदम ताजा जूतों के निशान दिखते हैं और बच्चों के द्वारा खेलने वाला एक घूमने वाला पंखा भी मिलता है। इसके बाद जैसे ही वो डाइंग शेड में ब्लीचिंग टैंक के पास पहुंचते हैं, उन्हें वहां राघव की डेड बॉडी मिलती है। तभी ठीक 11:11 होते हैं और युग को अचानक स्टोर रूम में पड़े एक पुराने वॉकी टॉकी से आवाज आने लगती है। वो तुरंत स्टोर को खोल जैसे ही वॉकी टॉकी को उठाता है, उस पर उसे इंस्पेक्टर शौर्य की आवाज आती है जो उससे कहते हैं, इंस्पेक्टर युग, तुम्हारे कहे मुताबिक मैं इस मिल तक पहुंच गया हूं और मुझे यहाँ ब्लीचिंग टैंक के पास अदिति तिवारी केस वाले राघव नौटियाल की डेड बॉडी मिली है। इसके हाथ पर ड्रग्स का इंजेक्शन है और साइड में ड्रग्स भी पड़ी हुई है, लेकिन इसके हाथ पर और कहीं भी ड्रग्स के निडल्स के निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि ऐसा लगे कि इसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है। अब ये बात तो पक्की है कि ये किडनैपर नहीं है और किसी और ने ही अदिति और इसका खून किया है। उधर युग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहता है, आप किस मिल की बात कर रहे हैं? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। शौर्य कहते हैं, भाई नशे में है क्या? तूने ही तो मुझे उल्लेनी के इस मिल के बारे में बताया था। युग कहता है, अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैंने सच में किसी को कुछ नहीं बताया। शौर्य कहते हैं, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुम मुझे इस मिल में आने से रोक क्यों रहे थे। कि तभी अचानक पीछे से कोई शौर्य के सर पर लोहे की रॉड से जोर से मारता है और वो नीचे गिर पड़ते हैं। उधर युग वॉकी टॉकी पर कहता है, इंस्पेक्टर शौर्य, आप मुझे जानते कैसे हैं और आप किस ब्रांच के हैं? शौर्य जी, हेलो। लेकिन उस तरफ से कोई आवाज नहीं आती। तभी पुलिस स्टेशन की लाइट वापस आ जाती है। युग अभी भी वॉकी टॉकी पर शौर्य को बुला रहा था। तभी वहां एक दूसरा इंस्पेक्टर आता है जो युग को कहता है, ये वॉकी टॉकी 15 साल पुराना है भाई, ये नहीं चलता। युग कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने अभी इस पर बात की। वो इंस्पेक्टर जैसे ही वॉकी टॉकी को चेक करता है, उसके अंदर बैटरी ही नहीं थी। युग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो तुरंत इस वॉकी टॉकी को अपने बैग में डाल उल्लेनी के इस मिल की तरफ निकल पड़ता है और मिल की छानबीन करने पर उसे राघव नौटियाल की डेड बॉडी मिल जाती है। अगले दिन 26 अक्टूबर 2016 को युग के इन्फॉर्म करने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम वमिका के साथ मौका वारदात पर पहुंचती है और उनके साथ पता नहीं कैसे मीडिया वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फोरेंसिक टीम लाश की छानबीन करने लगती है। तभी अचानक वमिका को इस डेड बॉडी को देख शौर्य की याद आने लगती है और वह तुरंत फोरेंसिक एक्सपर्ट दीपिका से इस बॉडी के बारे में पूछती है, जो उसे बताती है कि ये एक मेल की डेड बॉडी है। वो थोड़ा घबरा जाती है। इसके बाद वमिका युग से मिलने जाती है जो उसे कहता है, मैम कुछ पता लगा? एनीथिंग ऑड? वमिका कहती है, ऑड तो है, वो ये कि तू रात को इतनी दूर एक बंद पड़े मिल में घुसता है और वहां तुझे एक डेड बॉडी मिल जाती है। फिर तू हमें इन्फॉर्म करता है और हमारे साथ साथ मीडिया भी यहाँ आ जाती है। युग कहता है, नहीं मैम, मैंने इन्हें नहीं बुलाया, ये किसी आपके ही पुलिस वाले का काम है। फिर उसे वॉकी टॉकी पर शौर्य से हुई बात याद आती है। वो तुरंत वमिका से कहता है, मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो भी थोड़ा ऑड है, इस लाश का डीएनए मैच करवाना है। वमिका कहती है, किससे? युग कहता है, अदिति केस वाले राघव नौटियाल से। वमिका एकदम दंग रह जाती है। उसी दिन रात को युग अपने घर पर अदिति मर्डर केस के बारे में सोच रहा होता है
जब अचानक ठीक 11:11 पर उसके घर की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और उसे वॉकी टॉकी से फिर से आवाज आने लगती है। युग तुरंत वॉकी टॉकी को उठाकर कहता है, हेलो अंतवाल जी, हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरे कुछ सवाल थे आपसे कि आपको कैसे पता चला कि मिल में राघव की डेड बॉडी है? आपने डेड बॉडी कहा था, लेकिन मुझे वहां उसके स्केलेटन मिले और आप ही अदिति का केस हैंडल कर रहे थे, है ना? आप हैं किस ब्रांच में? तभी वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शौर्य अंतवाल, जो बुरी तरह से घायल थे, वो युग को कहते हैं, ये मेरा आखिरी ट्रांसमिशन है। इसके बाद ट्रांसमिशन अब 1990 में शुरू होंगे। उस वक्त तुम्हें मुझे इन ट्रांसमिशंस के बारे में याद दिलाना होगा और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं या ना करूं, तुम मुझसे बात करते रहना। युग कहता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं सर। शौर्य फिर युग से कहते हैं, पास चेंज हो सकता है युग, तुम बस हिम्मत मत हारना। तभी कोई इंस्पेक्टर शौर्य के सामने आता है और उन्हें गोली मार देता है। गोली की आवाज युग को भी आती है और वो कहता है, सर आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? हेलो? लेकिन तभी वॉकी टॉकी बंद हो जाता है। अगले दिन 27 अक्टूबर 2016, अब सिर्फ 34 घंटे रह गए थे गवर्नमेंट के उस कानून को लागू होने में, जिसके बाद 15 साल पुराने सारे क्रिमिनल केसेस को क्लोज कर दिया जाना था। लेकिन संजना तिवारी ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उधर युग पुलिस रिकॉर्ड ऑफिस में इंस्पेक्टर शौर्य अंतवाल के बारे में पता लगाने लगता है। पुलिस रिकॉर्ड ऑफिस से उसे पता चलता है कि अभी के समय में इस नाम के सिर्फ 4 इंस्पेक्टर्स हैं, लेकिन इनका अदिति केस से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा 2001 के समय में 15 इंस्पेक्टर्स इस नाम के थे, जिनका रिकॉर्ड युग निकाल लेता है। उधर वमिका को फोरेंसिक टीम की हेड बताती है कि जो डेड बॉडी मिली है, इसकी पीठ पर इंजेक्शन से जोर से मारा गया था, जिसके कारण इंजेक्शन की निडल उसकी बॉडी में गड़ी रह गई। इस निडल की टिप पर एटोमिडेट नाम का केमिकल मिला, जो कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस इंसान को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन इंजेक्शन पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस इंसान ने मरने से पहले अपने फिंगरप्रिंट्स इंजेक्शन से मिटाए होंगे। ये किसी और का काम है, जिसने इस इंसान का खून किया और इसे ड्रग ओवरडोज से हुई मौत के रूप में तब्दील करने की कोशिश की। तभी दीपाली वहां आकर वमिका को बताती है कि लाश राघव नोटियाल की है। अगले ही पल वमिका युग के पास पहुंचती है, उसका गला पकड़कर कहती है, तुझे कैसे पता चला कि ये बॉडी राघव की है? तुझे कैसे पता था कि ये बॉडी उस मिल में है और क्या लिंक है तेरा राघव से? युग ने शौर्य अंतवाल का रिकॉर्ड ढूंढ निकाला था, लेकिन वो जानता था कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो वो कहता है, मैडम, अदिति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी सांस की नली में अल्काइल फिनॉल एथॉक्सिलेट केमिकल मिला था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डिटर्जेंट की तरह यूज किया जाता है। जिसका मतलब है कि उसके किडनैपर ने उसे किसी टेक्सटाइल मिल में छुपाया था। पंचचूली टेक्सटाइल मिल 1998 से बंद पड़ी थी, जो कि एक परफेक्ट जगह थी अदिति को छुपाने के लिए। इसलिए मैंने ऐसे ही एक चांस लिया और मैं उस मिल में पहुंच गया। फिर मम्मी का पूछती है, तुझे कैसे पता चला कि वो डेड बॉडी राघव की है? ये कहता है, मैडम, क्योंकि बचपन में मैंने खुद किडनैपर को अदिति को ले जाते हुए देखा था, जो एक औरत थी। ये बात मैं कब से पुलिस को बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। उधर आईजी समीर को भी ये रिपोर्ट सीनियर इंस्पेक्टर ज्वेल सबमिट करते हैं, जिसके बाद समीर कहते हैं, गुड जॉब ज्वेल, अब फाइनली हम लोग इस केस को क्लोज कर पाएंगे। राघवी वो ड्रगी था जिसने अदिति को मारा था। ज्वेल अपने आईजी को कहते भी हैं कि सर, शौर्य सही कह रहा था, रिपोर्ट्स को देखकर लगता नहीं कि इस लड़के ने अदिति को मारा है। लेकिन आईजी समीर बुरी तरह से गुस्सा होते हुए कहते हैं, गवर्नमेंट के कानून को पास होने में 27 घंटे रह गए हैं। जो केस 15 सालों से सॉल्व नहीं हुआ, उसे तू 27 घंटे में सॉल्व करेगा? चलो मान लो सॉल्व हो भी गया, तो इंस्पेक्टर शौर्य वाला कांड दबा रहेगा, इसकी जिम्मेदारी तू लेगा? मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए, इस केस को हमें यहीं क्लोज करना है। उधर युग भूमिका को कहता है कि मैडम, हमारे पास सिर्फ 27 घंटे बचे हैं इस केस को सॉल्व करने में। जिस औरत ने अदिति और राघव को मारा है, वो जरूर डॉक्टर या नर्स है, क्योंकि राघव के पीठ पर मिले निडल में जो केमिकल मिला है वो हॉस्पिटल्स में यूज होता है। प्लीज मैडम, राघव असली गुनहगार नहीं है। लेकिन भूमिका उसकी बात नहीं सुनती। उधर आईजी समीर वो फाइल लेकर अदिति की माँ संजना के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने आपकी बेटी के कातिल का पता लगा लिया है। वो ड्रग एडिक्ट राघव नौटियाल था, जिसकी लाश हमें हाल ही में एक मिल में मिली। ये बात सुन संजना बुरी तरह रोने लगती है। उन्हें लगता है कि आखिर उनकी बेटी के कातिल का पता लग गया। मीडिया में भी ये रिपोर्ट आ जाती है कि आखिरकार पुलिस ने 15 साल पुराने अदिति मर्डर केस को सुलझा लिया। ये खबर युग भी टीवी पर देख लेता है और वो कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वो तुरंत पुलिस मुख्यालय के बाहर जाकर मीडिया में कह देता है कि राघव ने अदिति का मर्डर नहीं किया है
उसका और अदिति का मर्डर किसी औरत ने किया है जो 15 साल पहले देहरादून गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करती थी। ये बात संजना तिवारी भी सुन लेती है। वमिका तुरंत बलवंत को युग को चुप कराने के लिए कहती है। तभी युग कैमरे की तरफ देखकर कहता है, हम जानते हैं तू कौन है। 15 साल से तू ये कांड करके छुपी हुई है, लेकिन अब तू नहीं बचेगी। तेरे खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत हैं। बलवंत युग को वहां से ले जाते हैं। युग का वीडियो आग की तरह मीडिया में फैल जाता है, जिसे आईजी समीर भी देख लेते हैं और गुस्से से कहते हैं, कौन है ये बेवकूफ। अगले ही पल सीनियर इंस्पेक्टर ज्वाल वमिका के ऑफिस में आ धमकते हैं और युग पर बुरी तरह गुस्सा होने लगते हैं। तभी वमिका कहती है, सर इसे मैंने कहा था ताकि आईजी साहब की इज्जत पर कोई आंच ना आए। सर गलती से भी किसी रिपोर्टर ने राघव नौटियाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर आईटीआर डाल दिया तो सच सामने आ जाएगा और केस दबाने के जुर्म में आईजी साहब को जेल भी हो सकती है, इसलिए हमने ऐसा किया। तब युग कहता है, सर अदिति और राघव को मारने वाली एक औरत है जिसे मैंने खुद देखा था। उसने कैंपर शूज पहने थे, लंबे बाल थे उसके, मुंह ढकने के लिए उसने कैप लगाई हुई थी और सर वो ड्रग एडिक्ट थी क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे और निडल की मार्क्स को छुपाने के लिए उसने लॉन्ग स्लीव्स वाली जैकेट पहनी हुई थी। ये लड़की राघव की गर्लफ्रेंड थी। जब इस लड़की की ड्रग्स की उधारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसने अदिति का किडनैप किया और फिरौती का मैसेज राघव के फोन से किया। जब राघव को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रोकने की भी कोशिश की, जिसके चलते इस लड़की ने राघव को उस मिल में बुलाकर मार डाला और उसकी मौत को ड्रग ओवरडोज दिखाया, ये सोच के कि पुलिस को उसकी बॉडी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये केस अनसॉल्व भी रह गया। फिर वमिका कहती है, सर वो लड़की एक नर्स है क्योंकि 2001 के देहरादून गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेरोल को चेक करने पर मुझे पता लगा कि उस समय 2 ही लेडी डॉक्टर्स थी। उनमें से एक 40 साल की थी और एक जो मैटरनिटी लीव पर थी। सीनियर इंस्पेक्टर ज्वाल कहते हैं, करीबन 100 नर्सेज हैं इस 2000 के पेरोल में। इन 25 घंटों में तुम उस नर्स को ढूंढोगी कैसे? युग कहते हैं, सर पता लग जाएगा क्योंकि मेरा वो वीडियो न्यूज पर चल चुका है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो जानता होगा सर। मैंने वीडियो में जानबूझकर ये कहा है कि हमारे पास एविडेंस है। ये देख वो खूनी जरूर कुछ ऑड बिहेव करेगी। सर कोई ना कोई कॉल जरूर आएगा। उधर एक हॉस्पिटल में एक नर्स ये न्यूज देख थोड़ा घबरा जाती है। तभी अचानक उधर पुलिस स्टेशन में इस केस से जुड़े बहुत सारे कॉल्स अलग अलग हॉस्पिटल से आने लगते हैं। वमिका अपनी सीनियर ज्वाल से कहती है, सर हमें प्लीज ये केस सॉल्व करने का मौका दीजिए। ज्वाल कहते हैं, गवर्नमेंट के कानून को लागू होने में अब सिर्फ 25 घंटे रह गए हैं और तुम लोगों के पास कोई एविडेंस भी नहीं है, कैसे ये केस सॉल्व होगा? वमिका कहती है, सर हम मुजरिम से कन्फेस करवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगला दिन शुरू हो चुका था। वमिका और युग हर लोकेशन पर जाकर छानबीन कर रहे होते हैं पर इन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। उधर वो नर्स अपना सारा सामान पैक कर हॉस्पिटल से चली जाती है। उसकी इस अजीब हरकत को देख ऋतु भट्ट नाम की एक दूसरी नर्स एन हॉस्पिटल से पुलिस मुख्यालय में फोन कर बलवंत सिंह को इस नर्स के बारे में बता देती है। अब इस केस को हमेशा के लिए क्लोज होने में सिर्फ 8 घंटे बचे थे। पुलिस अगले ही पल इस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और नर्स ऋतु की मदद से जैसे ही उस भागने वाली नर्स की अलमारी की जांच करती है, उन्हें एक फाइल मिलती है जिसमें अदिति मर्डर केस से जुड़े बहुत सारे न्यूज कटिंग्स होती हैं। इसके अलावा उन्हें नारकोटिक्स की बुक्स और कैलेंडर पर 28 अक्टूबर 2016 की डेट मार्क मिलती है क्योंकि आज ही वो दिन था जब ये केस क्लोज होने वाला था। ये सारी डिटेल्स पुलिस वमिका को बता देती है और ये भी बताती है कि उस नर्स की लास्ट लोकेशन नैनीताल के किसी होटल में दिखा रही है। ये कहता है, मैम हम उसे नैनीताल जाकर नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 8 ही घंटे बचे हैं। वमिका तुरंत ज्वाल को फोन करती है और कहती है, सर हमें नैनीताल की पुलिस की मदद से उस लड़की को पकड़ना होगा और एयरलिफ्ट करके यहाँ देहरादून लाना होगा। अगले ही पल नैनीताल पुलिस होटल पाइन मिडोज में पहुंचती है जहां वो नर्स छुपी हुई थी और उसे पकड़ लेती है। कुछ घंटों बाद 28 अक्टूबर 2016 रात 11:26 पर वो नर्स वमिका के सामने बैठी होती है। वमिका के बहुत पूछने पर भी ये नर्स कहती है कि आज की न्यूज सुनने से पहले वो अदिति और राघव को जानती तक नहीं थी। वमिका कहती है, अच्छा अगर ऐसा है तो तू भागी क्यों और तेरा फोन क्यों बंद था? वो नर्स कहती है, नहीं मैम मैं भागी नहीं थी, मेरा फोन गुम हो गया था और मैं बस नैनीताल कुछ पीसफुल टाइम बताने गई थी। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप मेरे सीनियर ऋतु भट्ट को पूछ लो। वमिका कहती है, उसी ने हमें तेरे बारे में बताया है। वो नर्स एकदम दंग रह जाती है। समय बीतता जा रहा था, अब सिर्फ आधा घंटा रह गया था इस केस को क्लोज होने में। उधर युग अपना मुंह धो रहा होता है जब उसे अचानक टीवी पर आ रहे पोलियो के ऐड को देख एकदम से याद आता है कि अदिति को ले जाने वाली औरत लंगड़ा कर चल रही थी। वो अगले ही पल इंटेरोगेशन रूम में घुसता है और उस नर्स को अपने जूते खोलने के लिए कहता है। नर्स के जूते खोलते ही वो उसे चेक करने लगता है। फिर वो नर्स को कहता है, मुझे अभी चल के दिखाओ।
वो नर्स डर के मारे चलने लगती है। युग वमिका को कहता है, मैम ये वो नर्स नहीं है, क्योंकि उस नर्स को पोलियो है और वो पोलियो वाले शूज पहनती है। वमिका तुरंत उस नर्स को अलमारी की फोटोज दिखाकर पूछती है, ये तेरी अलमारी है? वो नर्स कहती है, नहीं ये तो रितु की अलमारी है। असल में रितु ही असली कातिल थी और उसने अपनी अलमारी का नेम प्लेट इस नर्स के साथ बदला था। बलवंत कहते हैं, वो नर्स तो अब भाग चुकी होगी। युग कहता है, नहीं, वो नर्स 2 खून करने के बाद भी नहीं भागी। केस खुलने की न्यूज बाहर आने पर भी भागने के बजाय रितु ने इस नर्स को फंसाया। वो एक साइकोटिक ड्रग एडिक्ट है और उसे जैसे पुलिस के साथ ये खेल खेल कर किक मिलती है। उसे मजा आता है जैसे एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स लेने पर। जितना वो इस पचड़ों के आसपास रहेगी उसे उतना ही मजा आएगा। इसका मतलब ये है कि वो यहीं कहीं आसपास ही है। अगले ही पल ये पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और पुलिस के चारों तरफ लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड देखने लगते हैं, जहां मीडिया की भीड़ लगी होती है इस केस के कारण। और तभी एक पुलिस वाले को लाल छाते में खड़ी रितु सीसीटीवी कैमरे पर दिखती है, जो खुद कैमरे की तरफ देख रही होती है। युग और वमिका तुरंत बाहर की तरफ भाग पड़ते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही मीडिया वाले इन्हें घेर लेते हैं और आगे बढ़ने ही नहीं देते। उसी पल भीड़ में युग रितु को देख लेता है, जो युग को देख वहां से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। युग बड़ी मुश्किल से मीडिया की भीड़ से निकलता है और रितु की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन ट्रैफिक होने के कारण वो सड़क के दूसरी तरफ नहीं जा पाता। रितु अपनी गाड़ी लेकर भागने ही वाली होती है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने वमिका आ जाती है। युग भी वहां पहुंच जाता है। रितु उसे देख मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अब केस को क्लोज होने में सिर्फ 12 मिनट बचे थे। अगले ही पल रितु वमिका के सामने बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर जैसी कोई चीज ही नहीं थी। वमिका राघव के चश्मे को दिखाते हुए कहती है, तुम जानती हो हमें इस चश्मे पर क्या मिला? रितु कहती है, मुझे क्या पता? वमिका कहती है, अगर तुझे पता होता तो तू क्राइम सीन पर एविडेंस थोड़ी ना छोड़ती। हमें इस पर उसका खून मिला जिसने राघव का खून किया है। डीएनए रिजल्ट आ चुका है और वो तेरा खून है। चाहे खूनी कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सबूत क्राइम सीन पर छोड़ ही आता है। अब बोल कि तूने ही अदिति और राघव का खून किया है, बोल। लेकिन रितु के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। उल्टा वो वमिका को कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ना? अगर होता तो मुझे यहाँ पूछताछ के लिए नहीं बिठाते। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। तभी एकदम से कमरे में युग आता है और कहता है, ये रहा डीएनए रिपोर्ट जो ये साबित करता है कि तू खूनी है। अब मुझे ये बता, जब तुझे पैसे मिल ही गए थे तो बच्ची को क्यों मारा? राघव को क्यों मारा? रितु थोड़ा डर जाती है, लेकिन तभी वो युग के हाथ से फाइल छीन लेती है और अंदर देखती है। फाइल के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं होती। रितु मुस्कुराते हुए घड़ी की तरफ देखती है। 12 बज चुके थे, जिसका मतलब था गवर्नमेंट का वो कानून लागू हो चुका था। रितु वमिका की तरफ देख कर कहती है, मेरे घर जाने का वक्त हो चुका है। रितु इंटेरोगेशन रूम से चली जाती है। वमिका और युग उसे चाहकर भी रोक नहीं पाते। तभी वमिका को फोरेंसिक टीम के हेड का कॉल आता है कि डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं, खून रितु का ही है। वमिका कहती है, मैम अब कोई फायदा नहीं, अदिति का केस क्लोज हो चुका है, हम अब कुछ नहीं कर सकते। अदिति की माँ संजना भी रितु को पुलिस स्टेशन से जाता हुआ देखती है, लेकिन तभी दीपाली दौड़ते हुए रितु के बगल से गुजरती है और वमिका को कहती है, मैम राघव के जेब से ये टोल टिकट मिला जो 29 अक्टूबर 2001 सुबह 12:05 का है। वमिका कहती है, इसका मतलब राघव की मौत 29 तारीख को हुई, 28 को नहीं। इसका मतलब है कि राघव के केस पर गवर्नमेंट का ये कानून लागू नहीं होता, उस पर ये कानून एक दिन बाद लागू होगा। युग और वमिका दौड़ पड़ते हैं। वमिका रितु को पकड़ लेती है और कहती है, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ राघव नौटियाल। तभी वहां अदिति की माँ आती है, जो कहती है, और मेरी बेटी की खून की सजा का क्या? वमिका कहती है, सॉरी मैम, इस नए कानून के चलते हम कुछ नहीं कर सकते। अदिति की माँ कहती है, आप नहीं कर सकती तो क्या, मैं इसे सजा दूंगी। ये कहकर वो उसे बुरी तरह मारने लगती हैं। वमिका बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत करती है। अगले दिन न्यूज पर खबर आती है कि पुलिस ने अदिति के खूनी को एक दूसरे खून के आरोप में पकड़ लिया, और एक चौंकाने वाली खबर ये भी आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के इस नए कानून को खारिज कर दिया, जिसके तहत 15 साल पुराने केसेस को बंद किया जाना था। जिसका मतलब ये था कि अब रितु को अदिति के खून के आरोप में भी सजा मिलनी थी। आखिरकार संजना तिवारी की बेटी को इंसाफ मिल ही जाता है। उसी दिन रात को वमिका अपनी घड़ी को ठीक कराने के बहाने शौर्य के पिता से मिलने पहुंचती हैं, जो एक क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट थे और अब एक घड़ी की दुकान चलाते थे। ये घड़ी शौर्य ने वमिका को उसके अंडर ज्वाइनिंग के पहले दिन दी थी। शौर्य के पिता वमिका को घड़ी देकर कहते हैं, इस घड़ी को शौर्य ने भी इतना संभाल कर नहीं रखा था जितना तुमने रखा है। फिर वो अपने बेटे को याद करते हुए कहते हैं,
वो हमेशा पुलिस स्टेशन के लिए निकलने से पहले कहता था, पापा घर आने में लेट भी हो सकती है। आज 15 साल हो गए, वो वापस नहीं लौटा। इंस्पेक्टर शौर्य अंतवाल असल में अदिति के केस के दौरान गायब हो गए थे। उधर आईजी समीर को अपने ऑफिस में न्यूज के थ्रू ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब हर प्रदेश में एक स्पेशल कोल्ड केस यूनिट बनाई जाएगी जो पुराने अनसॉल्व केसेस को सॉल्व करने का काम करेगी। आईजी समीर सीनियर इंस्पेक्टर ज्वेल पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, ये सब तेरे कारण हुआ है ज्वेल। पूरे देश की पुलिस गालियां मार रही है हमें। अभी के केसेस तो हमसे सॉल्व हो नहीं रहे, अब ये अनसॉल्व केसेस भी आ गए। बड़ा शौक है ना तुझे अनसॉल्व केसेस को सॉल्व करने का, अब तू ही लीड करेगा ये स्पेशल पुलिस यूनिट। फिर आईजी समीर अपना गुस्सा शांत करते हुए कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। ये सब कुछ ज्यादा लंबा थोड़ी ना चलना है। एक बार ये न्यूज ठंडी हुई, धीरे धीरे अपने आप ही ये स्पेशल यूनिट भी खत्म हो जाएगी। ज्वेल, तेरे लिए कोई नई बात थोड़ी ना है, वही करना है जो तूने शौर्य के केस में किया था। तू एक काम कर, कोई 25-26 साल पुराना इम्पॉसिबल केस निकाल जो सॉल्व हो ही नहीं सकता और दे दे अपनी इस टीम को। 11 नवंबर 2016 को सीनियर इंस्पेक्टर ज्वेल इस कोल्ड केस यूनिट में वमिका, युग, बलवंत और दीपाली को शामिल करते हैं और इन्हें एक 26 साल पुराना टाई एंड डाई सीरियल मर्डर केस को सॉल्व करने का काम देते हैं। यह केस 3 अगस्त 1990 का था, जिसमें 3 साल में किलर ने 10 खून किए थे। वो औरतों को पहले बेहोश करता था, फिर लाल चुन्नी से बांधकर उनका गला घोटकर उन्हें मार देता था और अंत में उनके चेहरे का मेकअप बिगाड़ देता था। इस किलर की दहशत इतनी हो गई कि औरतों ने शाम को घर से निकलना बंद कर दिया। औरतों में ये तक अफवाह फैल गई कि अगर लाल पहना तो मारे जाएंगे, परफ्यूम लगाया तो मारे जाएंगे और अगर पूर्णमासी की रात को निकले तो पक्का मारे जाएंगे। कम से कम 1000 पुलिस वाले इस केस में शामिल किए गए, लेकिन उस सीरियल किलर को पुलिस ढूंढ नहीं पाई। इसी दिन रात को युग इस सीरियल मर्डर केस की 7वीं विक्टिम रजनी नेगी के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसकी लाश बजोरिया के जंगल में मिली थी कि तभी फिर से 11:11 पर वो वॉकी टॉकी ऑन होता है। उधर 3 नवंबर 1990 का वक्त था जब पुलिस लापता हो चुकी रजनी नेगी को बजोरिया के जंगल में ढूंढ रही होती है। इस समय में शौर्य अंतवाल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर काम कर रहे होते हैं, जब ठीक इसी समय पर इनका भी वॉकी टॉकी अपने आप ही ऑन हो जाता है। युग तुरंत कहता है, हेलो अंतवाल जी, आप ठीक तो हैं? मैं इंस्पेक्टर युग बोल रहा हूँ। एएसआई अंतवाल कहते हैं, हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल 2001 के शौर्य के कहे मुताबिक 1990 का शौर्य युग को नहीं पहचानता था। युग कहता है, मैं आपके ट्रांसमिशन का 16 दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। शौर्य जी आप हैं कहाँ? शौर्य कहते हैं, सर मैं बजोरिया के जंगल में हूँ पुलिस टीम के साथ। हम लोग लापता रजनी नेगी को ढूंढ रहे हैं। युग तुरंत कहता है, टाई एंड डाई केस की 7वीं विक्टिम रजनी नेगी, जिसकी बॉडी बजोरिया के जंगल में पुराने पुल के नीचे मिली थी। शौर्य कहता है, कौन सा केस सर? युग कहता है, अरे वही केस ना जिसमें इस केस की 8वीं विक्टिम हरबाला रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर 1990 को मिली थी। तभी अचानक ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। उसी वक्त पुलिस को पुराने पुल के नीचे रजनी नेगी की लाश मिल जाती है। शौर्य को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अभी हुआ क्या। बस उसे इंस्पेक्टर युग की ये बात याद थी कि 8वीं विक्टिम हरबाला रेलवे स्टेशन 9 नवंबर। अगले दिन युग ने केस के बारे में काफी कुछ स्टडी कर लिया था। वो अपनी टीम को ब्रीफ करते हुए बताता है कि सारी विक्टिम्स 22 से 35 के बीच की उम्र की हैं। शायद इस सीरियल किलर को इन महिलाओं को देख अपनी प्रेमिका की याद आती है। सभी विक्टिम्स के मेकअप को इस किलर ने खराब किया हुआ है। इसे लड़कियों के अट्रैक्टिव लगने से प्रॉब्लम है। शायद किसी ऐसी लड़की ने उसे धोखा दिया है। सभी लड़कियों को बुरी तरह से बांध कर मारा गया है, जिससे ऐसा लगता है जैसे इस किलर को लड़कियों की आज़ादी से प्रॉब्लम है। और जिस तरह से इसने लड़कियों का गला घोट कर उन्हें मारा है, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है महिलाओं के लिए। उधर 1990 में 9 नवंबर को हरबाला रेलवे स्टेशन में एक अकेली महिला का पीछा एक आदमी कर रहा होता है। उसी समय शौर्य भी वहां पहुंच जाते हैं और रेलवे स्टेशन की छानबीन करने लगते हैं। उधर अचानक युग ऑफिस में बैठकर इस विक्टिम की तस्वीर को देख रहा होता है, जब अचानक उसके ऑफिस की लाइट्स अजीब तरह से जलने बुझने लगती है। उधर शौर्य को छानबीन करते हुए एक सब्जी का थैला नीचे गिरा हुआ मिलता है और ठीक उसके पास एक महिला की बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बिल्कुल पहले की विक्टिम्स की तरह थी। शौर्य जैसे ही बॉडी की पल्स चेक करते हैं, वो महिला अचानक होश में आ जाती है। उसी पल युग के हाथ में इस विक्टिम सरोज पांडे की फोटो भी रहस्यमय तरीके से बदल जाती है और बोर्ड पर भी इस विक्टिम की स्टेटस बदलकर मर्डर्ड से अटेम्प्टेड मर्डर में बदल जाती है। अगले दिन 12 नवंबर 2016 को वमिका को युग का फोन आता है। वो उन्हें कहता है, मैम इस केस में एक सरोज पांडे नाम की विक्टिम बच गई थी। वमिका गुस्सा होते हुए कहती है, तुमने अभी मुझे ये बताने के लिए फोन किया है? मैं जानती हूँ वो बच गई थी। मैं अभी उन्हीं की बेटी से बात कर रही हूँ।
उस किलर के अटैक के समय वो प्रेग्नेंट थी और अपनी बेटी को जन्म देने के कुछ सालों बाद वो डिप्रेशन के कारण मर गई। मम्मी का फोन काट कर वापस सरोज पांडे की बेटी से पूछताछ करने लगते हैं, जब वो उन्हें ये भी बताती है कि एएसआई शौर्य अंतवाल ना होते तो वो आज जिंदा ना होती। उधर युग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मरी हुई सरोज पांडे जिंदा कैसे हो गई। उधर 9 नवंबर 1990 में शौर्य सरोज पांडे को आजाद कर रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई पीछे से हमला कर वहां से भाग जाता है। शौर्य इस आदमी का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए एक गली के मोड़ पर यह आदमी शौर्य को गिरा देता है। शौर्य दोबारा खड़े होते हैं और गली से बाहर निकलकर इस आदमी को पकड़ लेते हैं जो एक बस को रोकने का इशारा कर रहा था। वो आदमी शौर्य को कहने लगता है, अरे सर क्या हुआ, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। उधर 12 नवंबर 2016 में युग पुलिस मुख्यालय पहुंचकर 10 नवंबर 1990 के अखबार को चेक करता है। उसमें लिखा होता है कि एएसआई शौर्य अंतवाल ने सरोज पांडे की जान उस सीरियल किलर से बचाई। युग कहता है, अरे बाप रे, उस समय का अखबार तक बदल गया। फिर शौर्य अंतवाल की फोटो देख वो कहता है, तो ये है इंस्पेक्टर शौर्य अंतवाल। 1990 में ये एएसआई थे जो 3 नवंबर 2001 को डिस्चार्ज हुए। कल रात इससे बात हुई तो वो रजनी नेगी के बारे में पूछ रहा था। आखिरी बार जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब ट्रांसमिशन 1990 में शुरू होगा। इसका मतलब मैं बिना बैटरी के वॉकी टॉकी से 1990 में बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ। अचानक युग के जहन में अदिति मर्डर केस के दौरान शौर्य अंतवाल से हुई बातें घूमने लगती हैं। वो एकदम कहता है, अरे बाप रे, इसका मतलब मैं पास्ट बदल सकता हूँ। उधर 9 नवंबर 1990 में शौर्य उस आदमी को पकड़कर थाने ले आते हैं जो अपना नाम अजीत चौधरी बताता है। शौर्य अपने सीनियर को बताते हैं कि ये वो सीरियल किलर है जो लड़कियों को मार रहा था। इंस्पेक्टर आर्या के टिप से उसने इस किलर को पकड़ा। अजीत नाम का वो लड़का अभी भी यही कह रहा था कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं वो किलर नहीं हूँ। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो सीनियर उस लड़के को मारते हुए हवालात में ले जाता है। ठीक उसी समय 11:11 होते हैं और एक बार फिर से युग की बात शौर्य से होने लगती है। शौर्य तुरंत खुश होते हुए युग को बताते हैं कि उसकी टिप की मदद से उसने सरोज पांडे को बचा लिया और उस सीरियल किलर को भी पकड़ लिया। युग तुरंत पूछता है, ये कौन से साल की बात होगी। शौर्य कहते हैं, जनाब ये आज की ही बात है, 9 नवंबर 1990। तभी युग कहता है, अंतवाल जी, इस केस में तो कभी किलर पकड़ा ही नहीं गया। शौर्य कहते हैं, अरे नहीं सर, मैंने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ा है। उधर हवालात में वो सीनियर पुलिस वाला उस अजीत नाम के लड़के को बुरी तरह से पीट रहा था। तभी युग अपने केस बोर्ड पर एक न्यूज कटिंग देखता है जिसमें अजीत चौधरी नाम का लड़का हवालात में मारा गया था। युग तुरंत कहता है, अंतवाल जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं 2016 में हूँ और ये केस आज भी अनसॉल्व है। शौर्य एकदम चौंक पड़ते हैं। युग कहता है, मैं नहीं जानता हम कैसे आपस में बात कर पा रहे हैं, लेकिन जिस लड़के को आपने पकड़ा है वो असली किलर नहीं है। पुलिस ने गलती से इसे पकड़ लिया था और ये लड़का हवालात में पुलिस के हाथों मारा जाएगा। ठीक इसी दिन दिलबर्ग मार्केट में असली सीरियल किलर ने अपना अगला मर्डर किया था। तभी ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। शौर्य तुरंत हवालात की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अजीत नाम का वो लड़का मर चुका था। ठीक उसी पल एक कांस्टेबल वहां आकर यह खबर देता है कि उस सीरियल किलर ने दिलबर्ग मार्केट में एक और मर्डर कर दिया। शौर्य का सीनियर ऑफिसर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, कमीने, ये तूने मुझे किस कांड में फंसा दिया। शौर्य कहता है, सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इंस्पेक्टर युग आर्या ने ये टिप दी थी जिसके कहे मुताबिक मैं सरोज पांडे को बचा पाया और अजीत नाम के इस लड़के को मौका वारदात से पकड़ पाया। फिर इसी इंस्पेक्टर ने मुझे आज बताया कि ये अजीत नाम का लड़का किलर नहीं है और वो हवालात में मर जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सर मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं पता लगाता हूँ ये युग आर्या कौन है। लेकिन दूसरा सीनियर ऑफिसर नहीं मानता और शौर्य को कहता है, अब तू कुछ पता नहीं करेगा, इंक्वायरी पता करेगी। तू अपना पुलिस बैज और गन यहाँ जमा कर और जा यहाँ से। उधर युग अपने घर पर इस केस को स्टडी करते हुए ये सोचने लगता है कि ट्रांसमिशन के बाद सरोज पांडे तो बच गई, लेकिन अजीत जो पहले जिंदा था वो मर गया। खून पहले भी 10 थे और अब भी। इसके अलावा आखिरी के 2 मर्डर्स की डेट और जगह भी बदल गई। पहले के सारे मर्डर शहर से बाहर सुनसान जगहों पर हुई थी, लेकिन 9वीं विक्टिम माला जोशी जो पहले शहर से बाहर खेतों में मरी पाई गई थी, उसकी डेड बॉडी अब मिली भीड़ भाड़ वाले दिलबर्ग मार्केट में। युग ये सोचने लगता है कि आखिर किलर ने आखिरी के इन 2 मर्डर्स में इतना रिस्क क्यों उठाया। उधर 10 नवंबर 1990 में शौर्य पुलिस कैंटीन में पहुंचता है और चिल्लाकर पूछता है, कौन है यहाँ पर युग आर्या। वहां बैठा एक आदमी कहता है, क्या हो गया भाई। अगले ही पल शौर्य उसके पास पहुंचकर उसे बुरी तरह से मारने लगता है और कहता है,
इंस्पेक्टर युगारिया, साले तू मुझे क्यों फंसा रहा है और सीरियल मर्डर केस के बारे में तुझे पहले से कैसे पता है, बता मुझे। तभी बाकी के पुलिस वाले शौर्य को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला कहता है, अबे ये यहाँ के नए एसपी विवेक सहाय है, युगारिया नहीं। शौर्य कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, इस इंस्पेक्टर युगारिया को पकड़ना बहुत जरूरी है। तभी वो एसपी कहता है, पकड़कर अंदर करो साले को। लेकिन शौर्य तुरंत वहां से जैसे तैसे करके भाग निकलता है। उधर 13 नवंबर 2016 में कोल्ड केस यूनिट की पूरी टीम इस केस को स्टडी कर रही होती है, जब वमिका इन्हें बताती है कि इस केस में जितने भी खून हुए थे वो मसूरी से देहरादून के रूट पर हुई थी और इन सब विक्टिम्स के बीच एक समानता थी। इन सभी के पास कल की 543 नाम की बस की टिकट मिली जो आज भी इसी रूट पर चलती है। उस किलर का हंटिंग ग्राउंड यही वो बस थी। तभी युग कहता है, इसका मतलब उस खूनी ने 9 नवंबर 1990 को सरोज पांडे के खून के अटेम्प्ट के बाद यही बस ली थी और उसकी दोनों अगली विक्टिम उसी बस में थी। इन दोनों विक्टिम में से एक थी इस बस की कंडक्टर माला जोशी। इन दोनों विक्टिम्स ने जरूर इस किलर का चेहरा देख लिया होगा, जिसके कारण उस किलर को इन दोनों विक्टिम्स को भीड़ भाड़ वाले इलाके में मारने का रिस्क लेना पड़ा और इसलिए इन दोनों विक्टिम्स के मर्डर के बीच भी इतना कम समय है। उधर 10 नवंबर 1990 में शौर्य भी इसी बस का पता करते हुए बस स्टैंड पहुंचते हैं और इस बस के ड्राइवर से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो ड्राइवर साफ मना कर देता है कि कल रात दिलबग मार्केट से कोई भी काली हुडी पहना लड़का बस में नहीं चढ़ा। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है जो शौर्य को एसपी पर हाथ उठाने के जुर्म में पकड़कर ले जाती है। उधर 13 नवंबर 2016 में वमिका और युग भी इस बस स्टैंड में पहुंचकर कल की 543 बस के 1990 के ड्राइवर का नाम पता कर लेते हैं, जो ब्रह्मदत्त चंदोला होता है, जो 1990 में ही नौकरी छोड़कर चले गए थे। इन्हें उस ड्राइवर का एड्रेस तो नहीं मिलता, लेकिन इन्हें यह पता लगता है कि उस समय की दिलशान नाम की एक एम्प्लॉय अभी भी काम करती है। उन्हें जरूर इस ड्राइवर का एड्रेस पता होगा। युग तुरंत दिलशान का एड्रेस ले लेता है। उधर 10 नवंबर 1990 में पुलिस शौर्य को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है और उसका वॉकी टॉकी बाहर टेबल पर रख देती है। उधर युग और वमिका मसूरी में दिलशान के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं जब अचानक एक बारात उनका रास्ता रोक देती है। उसी समय बलवंत का भी फोन वमिका को आता है, जो ऑफिस बंद कर घर जाने की बात कहता है। कुछ समय बाद ये जैसे ही दिलशान के घर पहुंचते हैं, उन्हें वहां उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे बिल्कुल टाई एंड डाई मर्डर केस की तरह मारा गया था। अगले ही पल बलवंत के साथ दीपाली वहां पहुंच जाती है और क्राइम सीन की छानबीन करने लगती है। वमिका तुरंत अपनी सीनियर ज्वेल को यह खबर देती है और कहती है, सर ये टाई एंड डाई सीरियल किलर का ही काम लगता है। लेकिन ज्वेल उन्हें कहते हैं कि ये एक नया मर्डर केस है जो कि मसूरी के पुलिस के अंडर आता है, तुम लोग अभी क्राइम सीन को खाली करो। वमिका बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जोएल उसे क्राइम सीन की छानबीन की परमिशन नहीं देते और इन्हें मजबूरन न चाहते हुए भी क्राइम सीन छोड़कर जाना पड़ता है। युग अपने घर वापस पहुंचकर टाइम के 11:11 होने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। उधर 10 नवंबर 1990 में अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल जनरेटर ऑन करने चला जाता है। ठीक उसी पल वॉकी टॉकी पर ट्रांसमिशन ऑन होता है और शौर्य को युग की आवाज आती है, जो कहता है, अंतवाल जी 2016 में भी इस सीरियल किलर ने खून कर दिया है। शौर्य चीख चीख कर कहने लगता है, अरे कोई है, मैं सच कह रहा हूँ, ये देखो वॉकी टॉकी पर युग आर्य बोल रहा है। लेकिन कोई शौर्य की आवाज नहीं सुनता। तभी युग कहता है, अंतवाल जी वक्त बहुत कम है। 10 नवंबर 1990 रात के 10 बजे इस सीरियल किलर ने अपना आखिरी मर्डर किया था दोजी बाजार में। विक्टिम का नाम पलक राणा है। अंतवाल जी ये एक आखिरी मौका है इस किलर को पकड़ने का। शौर्य ये नाम सुन एकदम पत्थर हो जाते हैं। तभी ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। पलक राणा असल में शौर्य की गर्लफ्रेंड थी। शौर्य चीख चीख कर पुलिस वालों को बुलाने लगते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुनता।